सो हेलो व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका टू दिस मच अवेटेड रिवीजन ऑफ द टॉपिक जिसका नाम है सर क्या, एसए 560। एसए 560 सर, एसए 560 किसकी बात करता है? इट टॉक्स अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ सब्सिक्वेंट इवेंट्स। सर सब्सिक्वेंट इवेंट्स का एसए 560 क्यों है? क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो 6 किसके बाद आता है सर? 6 5 के बाद आता है, तो 6 कम्स सब्सिक्वेंट टू द 5। तो इस तरह से आप इसको ध्यान रख सकते हो कि ऐसे 500 की सीरीज में जो 560 है वो किसकी बात करता है? सब्सिक्वेंट इवेंट्स। अब ये वाला जो ऐसे है सर, इसमें फील किसकी रहती है? इट हैज द फील ऑफ योर इंड AS10 या आप बोल दो AS4, जो किसकी बात करते हैं? इवेंट्स अकरिंग आफ्टर योर रिपोर्टिंग डेट, जो कि इंड AS का नाम है, या आप बोल दो इवेंट्स अकरिंग आफ्टर योर बैलेंस शीट डेट, जो कि AS का नाम है। तो बस आपने यही इंड AS और AS को इसमें ध्यान में रख के चलना है। अब ध्यान से समझना, बहुत ही प्यारा ऐसे है ये जिसकी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। सबसे पहले सर इसमें डेट आती है किसकी? डेट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यानी अगर आप मान लो 31 मार्च 24, दिस इज योर बैलेंस शीट डेट, इसी को हम प्यार से बोलते हैं डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है सर। इसके बाद सर एक डेट और है जो बहुत इंपॉर्टेंट है इस ऐसे के लिए, दैट इज द डेट ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट। तो आप मान लो हमारे एग्जांपल में जो डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट है, लेट्स से 15th of May 2024, दिस बिकम्स योर डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। सर ये डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट क्या होती थी? ये वही डेट ऑफ रिपोर्ट है जहां पे ऑडिट रिपोर्ट को साइन किया जाता है। समझ गए सर? तो पहला सेट ऑफ सब्सिक्वेंट इवेंट्स क्या होता था? पहला सेट ऑफ सब्सिक्वेंट इवेंट्स वही है, द इवेंट्स अकरिंग बिटवीन द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। अब सर यहां पे हमें क्या करना है? मैंने कहा सिंपल सी बात है, हमें इन इंड AS और AS ने एक चीज सिखाई थी। दो तरह के इवेंट्स होते हैं, एक इवेंट्स होते हैं एडजस्टिंग इवेंट्स। ओ, इनकी क्या रिक्वायरमेंट है सर? इनकी हमें चाहिए एडजस्टमेंट। समझ गए सर? एक होते हैं नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स, दूसरे कौन से होते हैं? नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स। इनका क्या चाहिए सर? इनका डिस्क्लोजर चाहिए। इन दोनों के एग्जांपल्स भी आपको ध्यान रहेंगे। अकाउंट्स वाले टीचर ने सिखाया होगा डेटर्स का एग्जांपल, कि एक डेटर था 31 मार्च को, यहां कहीं बीच में इंसॉल्वेंट हो गया, जैसे ही हुआ इंसॉल्वेंट प्रोविजन बनाओ। जैसे ही हुआ इंसॉल्वेंट प्रोविजन बनाओ। तो यही आपने एग्जांपल बार बार सीखा होगा। हाँ, तो क्योंकि आप इस इंसॉल्वेंसी की वजह से प्रोविजन बढ़ा देते हो तो इसको कहते हैं एडजस्टिंग इवेंट। ठीक है सर। अब सर नॉन एडजस्टिंग का भी एग्जांपल दे दो, तो वही एग्जांपल देता हूं जो जनरली अकाउंट्स के टीचर देते हैं। एक फैक्ट्री थी, यहां क्या लगी सर? आग लगी। फायर इन द फैक्ट्री, रन। तो जैसे ये फायर इन द फैक्ट्री हुई तो क्या इसकी कोई एडजस्टमेंट की नीड है? नहीं सर। बट ये जो फायर इन द फैक्ट्री है इसके बारे में यूजर्स को पता होना चाहिए। ये जो फायर इन द फैक्ट्री है इसके बारे में यूजर्स को पता होना चाहिए, तो इसका डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड है। तो एज अ ऑडिटर हमें बस यही चाहिए कि जिस इवेंट का एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड है वो आइडेंटिफाइड हो, जिस इवेंट का डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड है उसका डिस्क्लोजर हो। ये दोनों चीजें कहीं ना कहीं फाइनेंशियल्स में होनी चाहिए। तो सर इसके लिए हम कौन से ऑडिट प्रोसीजर करते थे? मैंने कहा बड़ा सिंपल है। आपको थोड़ी पता है ऐसे कोई इवेंट्स के बारे में? हाँ सर, हमको नहीं पता, ये मैनेजमेंट का काम था। तो सबसे पहले हम क्या करते थे? वी हैव टू अंडरस्टैंड। सर अंडरस्टैंड क्या? मैनेजमेंट का क्या प्रोसेस है ऑफ आइडेंटिफाइंग सच इवेंट्स। अब जब आपने उनका प्रोसेस समझ लिया, अब आप उनसे इंक्वायरी करो, आप उनसे पूछो, मैनेजमेंट क्या आपको कोई ऐसा इवेंट मिला जिसका एडजस्टमेंट या डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड हो? समझ गए सर? अब सारे बच्चे मुझे बताओ, इंक्वायरी हमने लास्ट टाइम कब की थी सर? ऐसे 501 में लिटिगेशंस एंड क्लेम्स के लिए भी इंक्वायरी की थी। और ये मैनेजमेंट बड़ी ही बोरिंग होती है। तो जब भी बोरिंग मैनेजमेंट होती है तो अगला काम हम क्या करते थे? रीड करते थे। अब यहां पे क्या रीड करें सर? रीड करेंगे अगेन वही मिनट्स ऑफ द मीटिंग। तो जितनी भी मीटिंग्स हुई हैं आफ्टर द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, उन सब मीटिंग के मिनट्स हम रीड करके चलेंगे। समझ गए सर? वहां पे हम एक और चीज क्या रीड करते थे सर? वहां पे हम रीड करते थे लीगल एक्सपेंस अकाउंट। जो आपका ऐसे 501 होता था वहां पे लीगल एक्सपेंस अकाउंट रीड करते थे, बट यहां लीगल एक्सपेंस अकाउंट नहीं, कुछ डिफरेंट है सर। इसको प्यार से बोलते हैं इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या ये हमेशा अवेलेबल होंगे? आंसर इज नो। तो यहां पे ऐसे लिखता है इफ एनी। अगर कोई इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट है तो वो भी रीड कर लो, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। समझ गए सर? अब ये सब कार्यक्रम करते हुए अगर आपको कोई इवेंट मिल जाता है
इफ यू आइडेंटिफाई एनी इवेंट, सर कैसा इवेंट जिसकी कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट और डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड है, तो आपने चेक करना है, तो आपने चेक करना है कि उसको एडजस्ट और डिस्क्लोज किया या नहीं, कि उसको एडजस्ट और डिस्क्लोज किया कि नहीं। सो ये सारा कार्यक्रम करते हुए इफ यू आइडेंटिफाई एनी इवेंट विच रिक्वायर्स एडजस्टमेंट और डिस्क्लोजर, चेक वेदर इट हैज बीन एडजस्टेड और डिस्क्लोज्ड। क्या यहां तक सारी बातें समझ आती है? हाँ सर, 5 मिनट के अंदर अंदर हमने पूरा का पूरा ओवरव्यू रिवाइज कर लिया। लास्ट में जाते जाते सर क्या लेंगे? लास्ट में जाते जाते क्या लेंगे सर? हमने क्लास में सीखा था, जाते जाते आखिरी में मिलता है माता का प्रसाद, हलवा और चने, जिसको बोलते हैं रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। रिटर्न रिप्रेजेंटेशन किसको लेके? मैनेजमेंट आपको रिटर्न रिप्रेजेंटेशन देगी कि जिस इवेंट का एडजस्टमेंट और डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड था उसको उन्होंने एडजस्ट और डिस्क्लोज कर दिया है। दैट हैज बीन एडजस्टेड और डिस्क्लोज्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। स्वाहा। तो ये आपने बेसिक सी बात ध्यान रखनी है। सर क्या? हमारा एक ही फोकस है कि जो हमारी इंड AS 10 और AS 4 की मनोकामना है कि एडजस्टिंग इवेंट का एडजस्टमेंट हो, नॉन एडजस्टिंग इवेंट का डिस्क्लोजर हो, उसके लिए हम क्या करेंगे? हम कुछ नहीं करेंगे, मैनेजमेंट ऑलरेडी करके बैठी है। तो जो मैनेजमेंट का प्रोसेस है उसको समझेंगे, फिर उनसे पूछेंगे कि जो आपने प्रोसेस किया, क्या आपको कोई ऐसे इवेंट्स मिले जिनका एडजस्टमेंट और डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड है? अगर हाँ, तो आपने एडजस्ट और डिस्क्लोज किया कि नहीं? ठीक है सर। प्लस ये बड़े ही बोरिंग लोग हैं, तो याद रखना इंक्वायरी के साथ रीडिंग भी आएगा, बिकॉज ये पॉइंट जनरली बच्चे भूल जाते हैं। तो क्या रीड करेंगे सर? चटपटी बातें जो लिखी है मिनट्स ऑफ द मीटिंग में, ऑब्वियसली वो मीटिंग्स जो बैलेंस शीट डेट के बाद हुई हैं, प्लस इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इफ एनी। एंड इस सब के बाद अगर आपने आइडेंटिफाई करा कोई इवेंट जिसका एडजस्टमेंट और डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड है, चेक वेदर इट हैज बीन एडजस्टेड और डिस्क्लोज्ड और नॉट। एंड लास्ट में शेरा वाली अंबे माँ, माता रानी माता जगदम्बे माँ, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन दैट ऑल द इवेंट्स व्हिच रिक्वायर एडजस्टमेंट और डिस्क्लोजर्स हैव बीन एडजस्टेड एंड डिस्क्लोज्ड। तो यही बात आपको सबसे पहले समझनी है। मैंने फर्स्ट टाइप ऑफ इवेंट कवर किया, दैट इज बिटवीन द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। अब सर इसको लेके क्या ऑडिट प्रोसीजर है? बस आपको चाहिए सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस कि जिस इवेंट का एडजस्टमेंट और डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड है, इट हैज बीन आइडेंटिफाइड। कैसे? अंडरस्टैंड द मैनेजमेंट प्रोसीजर। उनसे पूछो क्या आपको कोई सब्सिक्वेंट इवेंट के बारे में पता है? बड़े ही बोरिंग लोग हैं तो रीड करेंगे सर दो चीजें, क्या? मिनट्स ऑफ द मीटिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट, उससे पहले वाली का हम करेंगे क्या? इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट ओनली इफ दे आर अवेलेबल। फिर अगर आपको कोई इवेंट मिलता है, ये सब करते हुए कोई इवेंट मिलता है विच रिक्वायर्स एडजस्टमेंट और डिस्क्लोजर, देन डिटरमाइन वेदर द सेम हैज बीन एडजस्टेड और डिस्क्लोज्ड। क्या ये बात समझ आती है? हाँ सर। एंड लास्ट में शेरा वाली अंबे मां, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन कि जितने भी इवेंट्स थे which occurred subsequently to the date of financial statement which require adjustment or disclosure have been adjusted or disclosed। ये बेसिक बात आपने समझनी है। अब कई बच्चों के मन में डाउट, सर इंक्वायरी किन मैटर्स को लेके करनी है? हमें जो इंक्वायरी करनी है वो किन मैटर्स को लेके करनी है? तो ये एक और क्वेश्चन है जो जनरली सीए इंटर लेवल पे ऐसे पूछता है, बट फाइनल लेवल पे भी ध्यान रखना बहुत ही ईजी है। ये जो इंक्वायरी है ये आपने बेसिकली बैलेंस शीट की चीजों को लेके करनी है। बैलेंस शीट में सर क्या आता है? एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, और कैपिटल के बाद आती है आपकी कंटिंजेंट लायबिलिटी जिसको आप बोल सकते हो सीएल। ठीक है सर। सबसे पहले सर लायबिलिटी उठा लेते हैं। यह कहता है कि आप मैनेजमेंट से पूछो क्या बैलेंस शीट डेट के बाद कोई नई बोरोइंग, लायबिलिटी मतलब बोरोइंग, या कोई नई कमिटमेंट या कोई नई गारंटी आई तो नहीं है? तो प्यार से बोलो BCG। क्या कोई नई बोरोइंग, कमिटमेंट और गारंटी तो नहीं आई? BCG का क्या मतलब है? बोरोइंग, कमिटमेंट, गारंटी। बोलो मेरे साथ, बोरोइंग, कमिटमेंट, गारंटी। एक और बार, बोरोइंग, कमिटमेंट, गारंटी। अब सर एसेट वाले 3 पॉइंट, एसेट इज अवर फेवरेट वन। एसेट के आएंगे 3 पॉइंट। सर एसेट के 3 पॉइंट क्या है? सबसे पहले उनसे पूछो क्या आपने बैलेंस शीट डेट के बाद कोई एसेट खरीदा या बेचा तो नहीं? क्या आपने बैलेंस शीट डेट के बाद कोई एसेट खरीदा या बेचा तो नहीं, या एसेट का खरीदना बेचना प्लान तो नहीं किया? एनी सेल और एक्विजिशन ऑफ एसेट हैज अकर्ड और प्लान। क्या आपने कोई एसेट खरीदा, बेचा या उसके बारे में प्लान किया? सबसे पहली चीज तो ये चीज आ गई। ठीक है सर। या फिर आपका कोई एसेट ले गई। सर कौन ले गई? गवर्नमेंट ले गई। क्या आपका कोई एसेट गवर्नमेंट ने एक्वायर कर लिया? कई बार होता है ना, लैंड एक्वायर कर लेती है गवर्नमेंट पुल बनाने के लिए। हाँ, तो क्या आपका कोई एसेट गवर्नमेंट ने एक्वायर कर लिया या फिर गया? सर किस में गया? पानी में बह गया या आग लग गई, यानी डिस्ट्रॉयड बाय फायर और फ्लड। तो अगला सवाल आप पूछोगे एसिड्स को ही लेके, इट हैज बीन एप्रोप्रिएटेड बाय द गवर्नमेंट और डिस्ट्रॉयड बाय फायर और फ्लड। यही सेम चीज आपकी ऐसे 705 में भी रिपीट होती है। तो जिन बच्चों ने 705 रिवाइज कर रखा है वेरी गुड, नहीं कर रखा तो जब 705 में एग्जांपल्स पढ़ते हो ऑफ द लिमिटेशन ऑन स्कोप बिकॉज ऑफ सम सर्कमस्टेंसेस बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ एंटिटी, उसमें भी यही सब पॉइंट्स आते हैं दैट
records of the entity have been destroyed or the records have been confiscated by the government. And last point regarding the assets is events occurred which are relevant to recoverability of asset. तो recoverability कौन से assets के लिए यूज होता है सर? जनरली जो भी आपके डेटर्स होते हैं, अगर डेटर इंसॉल्वेंट हो गया तो प्रोविजन बनाओ। इसी तरह से कई बार हमारे इंश्योरेंस के क्लेम्स होते हैं जो हमारे एसेट्स होते हैं, और कई बार इंश्योरेंस कंपनी कम क्लेम सेटिस्फाई करती है तो आपको वो क्लेम भी कम करना पड़ता है। तो ये तीन बातें आप ध्यान रखेंगे एसेट को लेके। कोई एसेट खरीदा या बेचा या उसके बारे में प्लान किया, या ले गई सर, कौन ले गई? गवर्नमेंट ले गई। एनी एसेट्स हैव बीन एप्रोप्रिएटेड बाय द गवर्नमेंट और डिस्ट्रॉयड बाय फायर और फ्लड। एंड लास्ट पॉइंट क्या था सर? लास्ट पॉइंट बड़ा सिंपल था, एसेट्स विच डेटर वाला पॉइंट क्या था? रिकवरेबिलिटी ऑफ एसेट, यानी इवेंट्स अकर्ड विच आर रेलिवेंट टू रिकवरेबिलिटी ऑफ एसेट। 4 पॉइंट हो गए सर। अब अगला पॉइंट क्या है? कैपिटल। तो कैपिटल कैसे आ सकती है? इक्विटी से आ सकती है, डेट से आ सकती है। तो एनी इंक्रीज इन द कैपिटल और इशुएंस ऑफ डेट इंस्ट्रूमेंट, ये आप पूछ सकते हो। एंड लास्ट पॉइंट कंटिंजेंट लायबिलिटी, एनी डेवलपमेंट रिगार्डिंग द कंटिंजेंसी। तो ये आप बेसिक पॉइंट्स ध्यान रखेंगे, बाकी के पॉइंट्स आप एक बार रीड करके चल सकते हो। सो दीज आर द इंक्वायरीज, वेरी सिंपल। पहले लायबिलिटीज को लेके BCG बोलो, BCG। BCG मतलब बोरोइंग, कमिटमेंट, गारंटीज। वेरी गुड। एसेट्स को लेके 3 पॉइंट सर। 3 पॉइंट क्या थे? सबसे पहले तो खरीदा या बेचा, एनी एसेट एक्वायर्ड और सोल्ड, या फिर आपने वो चीज प्लान करी है। दूसरा क्या था? ऐसे बोलो, ले गई सर। कौन ले गई? इट हैज बीन एप्रोप्रिएटेड बाय द गवर्नमेंट और डिस्ट्रॉयड बाय FORF, फायर और फ्लड। एंड थर्ड पॉइंट, इवेंट्स विच आर रेलिवेंट टू द रिकवरेबिलिटी ऑफ एसेट, यानी आप अपने डेटर्स को रिकवर कर पाओगे या नहीं, आप इंश्योरेंस कंपनी के क्लेम को रिकवर कर पाओगे या नहीं, इन सब चीजों के बारे में भी आप इंक्वायरी कर सकते हो। ठीक है सर। फिर कैपिटल और कंटिजेंसी को लेके आप पूछ लेना। आई थिंक 5 पॉइंट्स आर मोर देन इनफ। जल्दी से एक बार चाहो तो वीडियो को पॉज कर लो एंड इन पॉइंट्स को रिकॉल कर लो। हाँ जी मित्रों, तो जो पहला सेट ऑफ इवेंट था वो तो कंप्लीट हो गया सर। अब एक बात बताओ, हमारी जो ऑडिट रिपोर्ट है वो साइन हो गई, हमारी ऑडिट रिपोर्ट साइन हो गई, बट 6 जून 2024 को बादल गरजे। सर किसके बादल? मैंने कहा ट्रिब्यूनल के बादल। ट्रिब्यूनल का ऑर्डर आया, टुचुक 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 टुचुक। ट्रिब्यूनल का ऑर्डर आया और उसने इस कंपनी का एक मर्जर अप्रूव कर दिया। सर क्या बात कर रहे हो? हाँ, उसने इस कंपनी का मर्जर अप्रूव कर दिया और बोला रेट्रोस्पेक्टिवली आपने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अमेंड करना है। ओ माय गॉड! अब सारे बच्चे एक बात समझ रहे हो, जो 31 मार्च 24 को फाइनेंशियल स्टेटमेंट बने हैं वो खराब हो गए। जो 31 मार्च 24 को फाइनेंशियल स्टेटमेंट बने हैं वो खराब हो गई और आपकी ऑडिट रिपोर्ट भी खराब हो गई। तो सर क्या करें? इसको कहते हैं प्यार से फैक्ट्स विच बिकम नोन टू द ऑडिटर। फैक्ट्स विच बिकम नोन टू द ऑडिटर कब? आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। अब सारे बच्चे बताओ क्या होगा? मैंने कहा बड़ा सिंपल है, बड़ा ही सिंपल है। यहां पे थोड़ी सी मैं लाइन बना देता हूं। सबसे पहले मुझे बताओ, ऑडिट रिपोर्ट के बाद क्या आपकी कोई ऑब्लिगेशन होनी चाहिए? नहीं सर। तो पहली चीज हमेशा ध्यान रखना, नो ऑब्लिगेशन ऑफ द ऑडिटर। समझ गए सर? दूसरी चीज, हमें कुछ ऐसा पता चला जो कि अगर पहले पता होता तो आप अपनी ऑडिट रिपोर्ट को मॉडिफाई करते। क्योंकि आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रेट्रोस्पेक्टिवली अमेंड करना है, रेट्रोस्पेक्टिवली कंसोलिडेट करना है। ठीक है, क्योंकि मर्जर का ऑर्डर आ गया, एक्विजिशन का ऑर्डर आ गया, तो आपको कंसोलिडेटेड एफएस बनाने पड़ेंगे। तो ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, इनमें एक ऐसी मिसस्टेटमेंट आ गई है जो मटेरियल भी है और परवेसिव भी। तो सर क्या करें? आप हमेशा ऐसा बोलो, सो आप ये बोलोगे, इफ द ऑडिटर बिकम्स अवेयर ऑफ अ फैक्ट, इफ द ऑडिटर बिकम्स अवेयर ऑफ अ फैक्ट which fact, ऐसा लिखो, which becomes aware of a fact if it was known before the date of audit report। अगर ये हमको पहले पता होता तो सर हम क्या करते? हम अपनी ऑडिट रिपोर्ट को अमेंड करते। इफ द ऑडिटर बिकम्स अवेयर ऑफ अ फैक्ट इफ इट वाज नोन बिफोर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, वी वुड हैव अमेंडेड द ऑडिट रिपोर्ट। हम कहीं ना कहीं अपनी ऑडिट रिपोर्ट को अमेंड करते। ठीक है सर। अब जो ये चिंता का माहौल है, इसमें हम किसके पास जाएंगे? सर हम जाएंगे इन दोनों के पास। ये दो बदमाश कौन है? मैनेजमेंट और
टीसीडब्ल्यूजी। तो मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी के दरवाजे पे जाएंगे, खटखटाएंगे और बोलेंगे दीदी हम आ गए। क्या बोलेंगे सर? दीदी हम आ गए। सर दीदी का क्या मतलब है? सबसे पहले तो डिस्कस द मैटर, डी फॉर डिस्कस द मैटर, ठीक है सर। डिस्कस द मैटर विद मैनेजमेंट एंड टीसीडब्ल्यूजी। देन डी से क्या है सर? डी से है डिटरमाइन। आप डिटरमाइन करो कि जैसे आप अपनी ऑडिट रिपोर्ट को अमेंड कर रहे हो, क्या ये लोग रेडी हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अमेंडमेंट करने के लिए? ये जो ऑर्डर आया है ट्रिब्यूनल का, इसको ध्यान में रखते हुए क्या ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अमेंड करेंगे? सो बाबा डिटरमाइन whether the financial statement need amendment and if the answer is yes, अगर उनकी हां है तो क्या करेंगे? इंक्वायर करो। देन आप उनसे इंक्वायर करो हाउ दे प्लान टू डील विद दिस मैटर। इंक्वायर हाउ दे प्लान टू डील विद दिस मैटर। अब वो इस मैटर के साथ कैसे डील करेंगे। क्या ये बात समझ आती है? हाँ सर। अब सिंपल सी बात समझना, अब ये लोग क्या करेंगे सर? ये आपको अमेंडमेंट करके दे देंगे। ये कहीं ना कहीं अमेंडमेंट करके दे देंगे, किसमें? फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, ठीक है सर। अब जब इन्होंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अमेंडमेंट कर दी, आप भी क्या करोगे? आप भी अपने ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करोगे। यू विल ऑल्सो परफॉर्म योर ऑडिट प्रोसीजर्स ऑन द अमेंडमेंट। क्या ये बात समझ आती है? हाँ सर समझ गए। अब इसके बाद आता है थोड़ा सा मसाला, ध्यान रखना। अब इसके बाद आता है थोड़ा सा मसाला, ध्यान रखना। सर क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट अमेंड हो गए, ऑडिट प्रोसीजर्स हो गए ऑन द अमेंडमेंट। अब मेरी बात समझना, आपने ऑडिट रिपोर्ट कब इशू करी थी? 15 में। इवेंट कब हुआ? 6 जून 2024। मान लो इन लोगों ने आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो दिए, न्यू फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो दिए, वो आपको दिए लगभग 15 जून 2024 को। और आपकी जो नई ऑडिट रिपोर्ट है, न्यू वाली, नाउ दैट इज रेडी एज ऑन 20th of June 2024। सर आप क्या कहना चाहते हो? मैं ये कहना चाहता हूं जो अभी तक सब्सिक्वेंट इवेंट थे बिटवीन द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट टिल द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, वो कहां तक थे? सर वो यहीं तक थे। जो आपके सब्सिक्वेंट इवेंट थे वो कहां तक थे? यहीं तक थे। बट क्योंकि ऑडिट रिपोर्ट की डेट आगे खिसक गई तो ये भी आगे खिसक जाएंगे। अब मालिक मुझे इतनी बात बताओ, क्या इस एरिया से लेके इस एरिया तक, क्या ये जो नया वाला एरिया है, अब मुझे इस पूरे नए एरिया में वापस सब्सिक्वेंट इवेंट की टेस्टिंग करनी है? क्या मुझे इस नए वाले एरिया में वापस चेक करना है कि कोई एडजस्टिंग नॉन एडजस्टिंग इवेंट तो नहीं? ऐसे 560 कहता है आपके पास ऑप्शन है। ऐसे 560 कहता है आपके पास ऑप्शन है। सर ऑप्शन क्या? या तो आप सारे के सारे सब्सिक्वेंट इवेंट्स को कंसीडर करो, या तो आप सारे सब्सिक्वेंट इवेंट्स को कंसीडर करो, या आप अपने सब्सिक्वेंट इवेंट को लिमिटेड कर दो। सर सारे का क्या मतलब है? जितने भी सब्सिक्वेंट इवेंट्स हैं, जितने भी सब्सिक्वेंट इवेंट्स हैं इन दो डेट्स के बीच में, इन सब सब्सिक्वेंट इवेंट्स पे अपनी प्रोसीजर करो। यानी ये कहता है सारे का मतलब एक्सटेंड योर ऑडिट प्रोसीजर्स, एक्सटेंड योर ऑडिट प्रोसीजर till the date of new audit report, till the date of new audit report, जो कि हमारे केस में क्या हो जाती है सर? जो कि हमारे केस में हो जाती है 20th of June। या ये कहता है आप इसमें लिमिटेड काम करो। सर लिमिटेड किसको लेके? आपने ये सारा मामला क्यों किया? सर 6 जून वाले इवेंट को ध्यान में रखते हुए। इस 6 जून को जो ऑर्डर आया उस वजह से बैंड बजी, बाकी कोई दिक्कत ही नहीं थी। तो ये कहता है कि आप अपने ऑडिट प्रोसीजर को बस इस पे लिमिटेड रखो। भाड़ में गए सारे सब्सिक्वेंट इवेंट, हमको फर्क नहीं पड़ता, आप बस इसके ऊपर ऑडिट प्रोसीजर करो। तो देखो क्या कहता है, इफ द लॉ रेगुलेशन, इफ द लॉ रेगुलेशन अलाउज मैनेजमेंट टू रिस्ट्रिक्ट द अमेंडमेंट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अगर लॉ रेगुलेशन अलाउ करता है मैनेजमेंट को टू रिस्ट्रिक्ट द अमेंडमेंट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू द सब्सिक्वेंट इवेंट आइडेंटिफाइड, जिस सब्सिक्वेंट इवेंट की वजह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट अमेंड हो रहे हैं, अगर मैनेजमेंट बस उसका इंपैक्ट दे रहा है तो एज अ ऑडिटर आप भी अपने ऑडिट प्रोसीजर्स को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो। एज अ ऑडिटर यू कैन ऑल्सो रिस्ट्रिक्ट योर प्रोसीजर। यानी अब आपको सारे सब्सिक्वेंट इवेंट्स को कंसीडर करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ ट्रिब्यूनल के ऑर्डर पे फोकस करो। आप सिर्फ यहां पे जो ट्रिब्यूनल का ऑर्डर है इसके ऊपर फोकस करके चलोगे। अब सर अगर आप रिस्ट्रिक्टेड प्रोसीजर्स कर रहे हो, ध्यान से समझना, अगर आप रिस्ट्रिक्टेड प्रोसीजर्स कर रहे हो तो आपको ऑडिट रिपोर्ट में 2 ऑप्शन दिए जाते हैं। सर 2 ऑप्शन कौन से हैं? पहला ऑप्शन है डुअल डेटिंग। ये तो बड़ी ही प्यारी बात है सर। डुअल डेटिंग का क्या मतलब है? एक तो आपकी ओरिजिनल डेट आएगी ऑडिट रिपोर्ट में,
हमारे एग्जाम्पल में ओरिजिनल डेट क्या है सर? ओरिजिनल डेट इन अवर एग्जाम्पल इज 15th में। ये हमारी डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट है, तो ये 15th में की ओरिजिनल डेट आ गई। मैंने कहा वेरी गुड, तो ये आपकी ऑडिट रिपोर्ट का पार्ट बन जाएगी। ठीक है सर, 15th में 24 प्लस आप इसमें एक एडिशनल डेट डालोगे। सर ये एडिशनल डेट क्या है? ये सिग्निफाई करेगी सर, क्या सिग्निफाई करेगी? योर ऑडिट प्रोसीजर्स आर रिस्ट्रिक्टेड टू द सब्सिक्वेंट इवेंट आइडेंटिफाइड। तो जो ट्रिब्यूनल का ऑर्डर आया है उसको लेके आपके ऑडिट प्रोसीजर्स रिस्ट्रिक्टेड है, तो ये एडिशनल डेट क्या होगी? ये 20 जून हो जाएगी। ये हमारी 20 जून हो जाएगी, तो ये आपके पास पहला ऑप्शन है। ठीक है सर, दूसरा ऑप्शन क्या है? सर दूसरा ऑप्शन है चुपचाप न्यू अमेंडेड ऑडिट रिपोर्ट दे दो। चुपचाप न्यू अमेंडेड ऑडिट रिपोर्ट दे दो, बट इसके अंदर एक पैरा डालना पड़ेगा। इसके अंदर एक पैरा डालना पड़ेगा जिसको ये कहते हैं, आपके पास ऑप्शन है ईओएम या ओम पैरा डाल दो, और इस ईओएम और ओम पैरा से आप क्या बताओगे? that your audit procedures are restricted to the subsequent event। तो इस चीज के लिए या तो आप क्या कर सकते हो? डुअल डेटिंग कर सकते हो कि पुरानी डेट भी रहेगी, नई डेट भी रहेगी। नई डेट से आप बता रहे हो दैट योर ऑडिट प्रोसीजर्स आर रिस्ट्रिक्टेड टू द सब्सिक्वेंट इवेंट। सर दूसरा ऑप्शन क्या है? चुपचाप नई रिपोर्ट दे दो, बट सर यूजर्स को कैसे पता लगेगा अवर ऑडिट प्रोसीजर्स आर रिस्ट्रिक्टेड? तो उसके लिए आप ईओएम और ओम पैरा डाल सकते हो। फटाफट आ जाओ अपनी किताब पे, तो देखो क्या कहता है। फैक्ट्स विच बिकम नोन टू द ऑडिटर आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। यानी क्या मैं बोल दूं? साइन होने के बाद बट बिफोर दे आर इशूड टू द थर्ड पार्टी। अभी ये कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी के हाथ में नहीं आई। तो सबसे पहले बोलता है भाई हमारी कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, एक बार ऑडिट रिपोर्ट साइन कर ली, हमारी कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, भाड़ में जाओ। बट अगर ट्रिब्यूनल का ऑर्डर आया, फैक्ट बिकम्स नोन टू द ऑडिटर, हैड इट बीन नोन, यहां पे इशू की जगह लिख दो डेट, हैड इट बीन नोन बिफोर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, तो हम क्या करेंगे? सर परेशानी है तो जाएंगे मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी के पास और इनको बोलेंगे दीदी हम आ गए। सर दीदी का क्या मतलब है? डिस्कस द मैटर विद देम, डिटरमाइन वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट नीड अमेंडमेंट, इफ यस इंक्वायर हाउ दे प्लान टू एड्रेस द मैटर। अब सर एक बात बताओ, दो ऑप्शंस क्या थे? एक तो कंप्लीट सारे सब्सिक्वेंट इवेंट्स को कंसीडर करना है, एक रिस्ट्रिक्टिव करना है। तो सबसे पहले आप बोलोगे अगर मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अमेंडमेंट कर दी तो उस अमेंडमेंट के ऊपर आप भी अपने प्रोसीजर्स करो, प्लस आप अपने प्रोसीजर्स को एक्सटेंड करोगे टिल द डेट ऑफ न्यू रिपोर्ट। यानी इसको मैं बोलता हूं सारे सब्सिक्वेंट इवेंट्स को कंसीडर करो, सारे के सारे सब्सिक्वेंट इवेंट्स को कंसीडर करो। समझ गए सर? फिर आप अपनी नई रिपोर्ट दोगे नॉट बिफोर द डेट ऑफ अप्रूवल ऑफ द अमेंडेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। समझ गए सर? दूसरा ऑप्शन क्या है? मैंने कहा ये हो गया ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 2 था कि अगर लॉ रेगुलेशन अलाउ करता है रिस्ट्रिक्टिव अमेंडमेंट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी लॉ रेगुलेशन मैनेजमेंट को नहीं रोकता फ्रॉम मेकिंग रिस्ट्रिक्टिव अमेंडमेंट टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द सब्सिक्वेंट इवेंट, तो आप भी अपने ऑडिट प्रोसीजर्स को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो टू द अमेंडमेंट। यानी क्या मैं बोल दूं मुझे अब सारे सब्सिक्वेंट इवेंट्स को कंसीडर नहीं करना? हाँ सर नहीं करना। तो दो ऑप्शन क्या थे? एक तो स्माइल क्या कर रहे हो डुअल डेटिंग को देख के, नालायक, इधर फोकस करो। एक आप कर सकते हो डुअल डेटिंग, यानी आप अपनी ऑडिट रिपोर्ट को अमेंड करके एक एडिशनल डेट डालोगे। सर ये एडिशनल डेट दिखाएगी क्या ऑडिट प्रोसीजर्स आपने करे रिस्ट्रिक्टेड टू द अमेंडमेंट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और चुपचाप नई रिपोर्ट निकालो और उसमें ईओएम और ओम पैरा डालो जो दिखाएगा ऑडिट प्रोसीजर्स रिस्ट्रिक्टेड टू द अमेंडमेंट। इसी के ऊपर आपके पास एमसीक्यू आ जाता है आपकी एमसीक्यू बुकलेट में। सर ये तो तब है जब मैनेजमेंट मान गई। जब मैनेजमेंट मान गई तो हमारे पास ये दो ऑप्शन अवेलेबल हैं। बट अगर मैनेजमेंट नहीं मानती तो क्या करें? देखो सिंपल सी बात है, क्या ये मैटर मटेरियल है? हाँ, तभी तो हम इतनी चिंता कर रहे हैं। तो अगर आपने ऑडिट रिपोर्ट साइन करके मैनेजमेंट को नहीं दी है, अगर आपने ऑडिट रिपोर्ट साइन तो कर दी है बट मैनेजमेंट को नहीं दी है, तो चुपचाप ओपिनियन को मॉडिफाई कर दो। यानी इफ द ऑडिट रिपोर्ट हैज नॉट बीन प्रोवाइडेड टू द एंटिटी और मैनेजमेंट ने मना भी कर दिया है, तो आप अपना ओपिनियन मॉडिफाई कर दो एज पर एसए 705। समझ गए सर? बट अगर आपने जो रिपोर्ट है वो साइन करके मैनेजमेंट को दे दी है,
तो सर अब क्या करें? इस केस में आप उनको बोल दो कि हमने तो तुमको दे दी है, हमने तो तुमको दे दी है, तुम थर्ड पार्टीज को मत देना। नोटिफाई द मैनेजमेंट एंड TCWG टू नॉट इशू द रिपोर्ट टू एनी थर्ड पार्टी। फिर भी सर अगर उन्होंने दे दिए तो उनके खिलाफ एक्शन ले लेना, लीगल एक्शन। टेक एन एक्शन बेस्ड ऑन द लीगल एडवाइस। क्या ये बात समझ आती है? हाँ सर। अब सर व्हाट हैपेंस कि जो फैक्ट है वो हमें तब पता चला जब ऑडिट रिपोर्ट थर्ड पार्टीज के हाथ में पहुंच चुकी थी, यानी द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वर इशूड टू द थर्ड पार्टी। सर इशूड का मतलब है फाइनेंशियल स्टेटमेंट और ऑडिट रिपोर्ट कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी के पास चले गए। मैं आपको बोलता हूं सेम आंसर है, एकदम डिट्टो आंसर है। देखो फिर से क्या होगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैव बीन इशूड, ऑडिटर हैज नो ऑब्लिगेशन। फिर क्या करेंगे? DDI, डिस्कस, डिटरमाइन, इंक्वायर हाउ द मैनेजमेंट इंटेंड्स टू एड्रेस द मैटर। क्या ये वाली फील आ रही है? नहीं आ रही है? आ रही है सर, एकदम सेम टू सेम है। अब सर एक बात बताओ, क्या होगा अगर मैनेजमेंट ने अमेंडमेंट कर दी, तुम भी अपने ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करो ऑन द अमेंडमेंट। अब दो ऑप्शन है सर, दो ऑप्शन क्या है? या तो रिस्ट्रिक्टिव या सारे सब्सिक्वेंट इवेंट। तो ये कहता है इफ द रिस्ट्रिक्टिव अमेंडमेंट इज अलाउड, अभी जो मैं पढ़ा रहा हूं उस पर फोकस करो, पीले पीले को छोड़ दो। इफ द रिस्ट्रिक्टिव अमेंडमेंट इज अलाउड, तो दो ऑप्शन क्या थे? डुअल डेटिंग या फिर नई रिपोर्ट विद SA 706 ओम और EOM पैरा। अगर रिस्ट्रिक्टिव अमेंडमेंट अलाउड नहीं है, मतलब आपको सारे सब्सिक्वेंट इवेंट्स को कंसीडर करना है, देन एक्सटेंड योर प्रोसीजर्स टिल द डेट ऑफ न्यू ऑडिट रिपोर्ट। अब सारे बच्चे मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे ये देखने के लिए कि कौन कौन जाग रहा है वीडियो देखते वक्त, हमारे एग्जांपल में न्यू ऑडिट रिपोर्ट की डेट क्या थी? विच शैल बी डेटेड नो अर्लियर देन द डेट ऑफ अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एंड अब नई रिपोर्ट दोगे ऑन द अमेंडेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब सर ये पीलापन क्या है? मैंने कहा ये पीलापन इसके स्पेशल प्रोसीजर है। इधर आओ तुम, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। इस वाले केस में और पिछले केस में फर्क क्या है? सर इस वाले केस में यह है कि ऑडिट रिपोर्ट साइन भी हो चुकी है और कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी के हाथ में भी जा चुकी है। तो मैनेजमेंट को एडिशनल स्टेप्स लेने पड़ते हैं कि वो उस ऑडिट रिपोर्ट को थर्ड पार्टी से ले ले। मैनेजमेंट को एडिशनल स्टेप्स लेने पड़ते हैं कि वो थर्ड पार्टी के पास जाए और रिपोर्ट को थर्ड पार्टी से ले ले। मैंने कहा वेरी गुड, तो ये एक एडिशनल पॉइंट हो जाएगा। अब दूसरी चीज, मान लो तुम थर्ड पार्टी हो, तुम्हारे पास ऑडिट रिपोर्ट आ चुकी है, मैंने कहा ऑडिट रिपोर्ट वापस दो, और फिर मैंने इसमें अमेंडमेंट करी और मैंने कहा ये लो नई ऑडिट रिपोर्ट। क्या तुम्हारे दिमाग में सवाल आएगा कि मैंने इसमें क्या चेंजेस करे? हाँ सर। तो मैं इस रिपोर्ट में एक एडिशनल पैरा ऐड करूंगा, EOM या ओम पैरा, जिसमें मैं रीजन बताऊंगा कि मैंने तुमसे रिपोर्ट वापस लेके क्या चेंजेस करे। तो ये चीज एडिशनली इसमें तुमको कवर करनी है। ध्यान से देखना क्या क्या। सबसे पहले तो रिव्यू द स्टेप्स टेकन बाय द मैनेजमेंट सो दैट जिसको प्रीवियसली इशूड फाइनेंशियल स्टेटमेंट और रिपोर्ट मिल गई थी उसको हमने इसके बारे में बता दिया। प्लस जब हमने उनसे रिपोर्ट वापस लेके उनको नई रिपोर्ट दी, इन द न्यू रिपोर्ट हमने क्या इंक्लूड करना है? EOM या ओम पैरा, जिसमें हम एक नोट में बात करेंगे रीजंस फॉर द अमेंडमेंट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या ये बात समझ आई? हाँ सर, इसमें तो कुछ भी नहीं था। अब लास्ट पॉइंट, अगर मैनेजमेंट मना कर दे, मान लो रिपोर्ट थर्ड पार्टी के पास जा चुकी है, मैनेजमेंट कहती है हम तो नहीं करेंगे, हम तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अमेंडमेंट नहीं करेंगे, तो सर अब क्या करें ना, अब आप मैनेजमेंट को रिक्वेस्ट करो कि सारी थर्ड पार्टीज को बोल दें कि वो रिपोर्ट पे रिलाई नहीं करेंगे। यानी इफ द मैनेजमेंट डजंट अमेंड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इट शुड इन्फॉर्म द यूजर्स एंड ऑडिटर शैल नोटिफाई द मैनेजमेंट एंड TCWG कि भाई थर्ड पार्टीज को इस पे रिलाई नहीं करना चाहिए। और अगर मैनेजमेंट थर्ड पार्टी से रिलायंस नहीं ले रही, यानी वो थर्ड पार्टीज को नोटिफाई नहीं कर रही, तो अब क्या करें सर? वही लीगल एक्शन। तो फिर अब आप इस केस में लीगल एक्शन लेंगे। इफ डिस्पाइट सच नोटिफिकेशन मैनेजमेंट एंड TCWG डोंट टेक एनी स्टेप्स, वो कोई स्टेप्स नहीं ले रहे, तो फिर आप एक्शन लेंगे, लीगल एक्शन बेस्ड ऑन द लीगल एडवाइस। तो मैं आपको एक बात बोलूं ना, एकदम आपने लॉजिकली चलना है, एकदम आपने लॉजिकली चलना है, एंड ट्रस्ट मी मजा आ जाएगा। तो यहां आपकी SA 560 की रिवीजन कंप्लीट होती है विद प्रॉपर इंटरलिंकिंग एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट्स। अब एक बार आप वापस इसको गो थ्रू करोगे, एवरीथिंग विल बी क्रिस्टल क्लियर टू ऑल ऑफ यू, एंड ट्रस्ट मी सारे के सारे क्वेश्चंस ऑफ क्वेश्चन बैंक भी हो जाएंगे। तो यूं ही खुशी खुशी मल्ला अगर पढ़ते रहे, खुशी से पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। लगे रहो मित्रों, लगे रहो।